नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हां, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज एक खास मेहमान नहीं, आज हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। बहुत ही खूबसूरत कपल जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, जो कि आदित्य बिड़ला ग्रुप में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स के, और साथ में उनकी धर्मपत्नी हैं प्रेमलता जी, जो कि केडी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू जी। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके 33 साल वैवाहिक जीवन के पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना सुंदर सफ़र तय किया। थैंक यू। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि 33 वर्षों का एक बहुत ही लंबा सफ़र है, ये कोई छोटा सफ़र नहीं है। आज के हालात को देखते हुए बहुत सारे हमारे यूथ जो हैं, जो नौजवान हैं, वो वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं। ये इस खूबसूरत जर्नी को वही व्यक्ति बता सकता है जिसने इस जीवन को जिया हो। तो मेरा पहला आपसे प्रश्न ये है कि आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी और वो क्या समा था, किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई और कैसे आपको लगा कि आप दोनों जीवन साथी बन सकते हैं? तो भारती जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 33 + 5 ये 37 है। अच्छा, हाँ, ये 37 ईयर्स है बेसिकली। 5 साल जो है प्रिपरेटरी उसमें वो था। अच्छा। क्योंकि 5 साल हमारा रिश्ता चला। ओके। तो उस टाइम में बाल विवाह का कानून इतना ज़्यादा वो नहीं होता था, बट कमिटमेंट पहले हो गई थी। ओके। तो ये एक्चुअली मैं एक हमारा पूरा परिवार जो है, ये कोटड़ी वाली सती माता का एक मंदिर है राजस्थान में, जिसको शक्ति पीठ से जानते हैं। तो हम वहाँ गए हुए थे। तो ये भी अपने फैमिली के साथ में आए थे और मैं भी वहाँ पे गया हुआ था। तो वो एक ऐसा जगह था जहाँ पे मतलब नासमझी में या एक जुनून में, कुछ भी कह सकते हैं आपको, लव एट फर्स्ट साइट वाली सिनेरियो था। तो हमने वहाँ पे मंदिर में देखा, तो हमने बोला यार शादी तो इन्हीं से करेंगे। तो उस टाइम में ये भी पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रहा था। तो आई थिंक शी वाज ऑन इन 10th और समथिंग लाइक दैट। तो वो था 9th 10th में वो थी। मैं आई थिंक 12th में 11th 12th में होऊंगा जी। तो उस टाइम में ये था कि हाँ जो है शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। और उसके बाद ये पूरा 5 साल तक ये रिश्ता चला। तो हमने ये डिसाइड किया कि जब हम एटलीस्ट पीजी कर लेंगे तो उसके बाद करेंगे, जब पढ़ने के बाद में। तो मैंने जब MA इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया, आई थिंक MPhil भी कर लिया था। तो MPhil का खाली डेजिटेशन सबमिशन बाकी था। तो उस टाइम में हमारी फिर शादी हुई 1991 में। ओके। चलिए, ये तो आपने तो अपना बताया कि मैडम आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि लव एट फर्स्ट साइट, तो कई कहा यह जाता है कि हमारे समाज में कि जो जोड़ी जो है वो ईश्वर पहले ही बना देता है जी। और ऊपर से कुछ जोड़ियाँ बन के आती हैं। तो आपका रिएक्शंस किस तरह का था? मतलब आपने भी क्या ऐसे ही महसूस किया, या आपको लग रहा था कि ठीक है भाई, अब जो 5 साल का जो पीरियड है तो वो उसमें शायद इन्होंने फिर दोबारा अप्रोच किया? तो क्या था आपकी तरफ से, क्या था? मेरे फादर ने पहले से ही रिश्ता तय कर रखा था। अच्छा। हम लोगों ने आपस में देखा नहीं था। ओके। लेकिन जब हम कोटड़ी माता के गए तो ये भी वहाँ पे आए हुए थे। ओके। वहाँ पे हमने एक दूसरे को पहली बार देखा। अच्छा था। ओके। हाँ जी। तो मैंने सोचा कि भी हाँ, लड़का तो स्मार्ट है। अच्छा, लड़का स्मार्ट है, तो आपको लगा कि हाँ भी बात जो है वो बनेगी। तो क्या इनके फादर ने, क्योंकि हमारा ये एक मतलब दूर के रिलेशन समझो, उसमें मैं वो है, तो इनके फादर ने कहा कि भाई मैं इस लड़के से मेरी बेटी का वो क्यों, बट वो ऑफिशियली या वैसे डिस्क्लोज नहीं था। एक वो जिसको कहते हैं ना कि किसी फैमिली को ऑब्जर्व करते हो आप और किसी बच्चे को ऑब्जर्व करते हो, तो आई वाज अंडर दैट ऑब्जर्वेशन पीरियड। बिल्कुल। और पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो माता पिता हैं या जो भी पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग जो थे, वो क्या करते थे कि पहले अपनी बात दे दिया करते थे कि भाई अगर हमने किसी को जुबान दे दी है तो मुझे लगता है उस पर वो अडिग रहते थे। ये तो इसमें एक थोड़ा सा इंसिडेंट है कि इनके फादर ने मेरे दादा से बात किया। अच्छा। तो बिकॉज माई फादर वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड कि भाई अभी इसी शादी करा, अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद में क्या सिचुएशन होगा उस टाइम में देखेंगे, अभी से क्यों बांध के रखना।
तो बट इनके फादर ने जो है वो मेरे दादा से बात कर लिया था और मेरे दादा से कमिटमेंट ले लिया था। अच्छा। हाँ, तो फिर वन पॉइंट ऑफ टाइम जब ये मेरे फादर से बात किया इनके फादर ने, तो उस टाइम बोला कि नहीं अभी तो लड़का जो है पढ़ रहा है, बाद में देखेंगे, अभी तो इट्स टू अर्ली। बट वो फिर मेरे दादा ने बोला कि मेरे फादर टीचिंग लाइन में थे, तो उनको मास्टर कहते थे, तो बोले मास्टर देख, मैंने तो कमिटमेंट दे दिया है, मैंने तो जबान दे दी है, अब उसके बाद में अगर तेरे को नहीं करना हो तो कोई बात नहीं है। तो देन मेरे फादर ने बोला कि अगर बापू बोलते थे, अगर बापू आपने बोल दिया है तो ठीक है, देन कोई इशू नहीं है, कोई issue जैसा नहीं। बिल्कुल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए जाए पर वचन न बहुत जाए। बढ़िया। और जोड़ियां तो ऊपर से बन के बन आती के आती हैं। उनका बिल्कुल ठीक टाल कहा नहीं आपने, सकते। बिल्कुल ठीक कहा। 5 साल का जो पीरियड जो आपने बताया है, 5 साल का पीरियड ये है कि भाई अब पता है, कहीं ना कहीं आपको भी पता लग गया, आपको भी पता लग गया, हाँ जी। तो उस पीरियड में कुछ नादानियां, कुछ ऐसी बचपना, तो हाँ, उसमें वो करते थे। तो हम उस टाइम में पढ़ते थे, हमारे पास बाइक होती थी, तो बाइक से हम जब कॉलेज में जाते थे, तो अब किसी बहाने से हमको वो 125 किलोमीटर दूर मिलने जाना होता था। अच्छा। तो उसमें जब 125 किलोमीटर जाना है आपको, तो यू हैव टू अरेंज कि भाई गाड़ी चाहिए कि पेट्रोल चाहिएगा, एंड वो वहाँ पे जा करके अब वो मिलने का भी कोई परमिट करे, समथिंग लाइक दैट। हाँ, हाँ। तो उसमें पूरा मतलब होमवर्क चलता था। अच्छा, ऐसा नहीं है तो कि पूरी प्लानिंग होती थी, पूरी प्लानिंग होती थी। तो इनकी बुआजी जो है उसको हमने पटा के रखा हुआ था, तो वो मीटिंग अरेंज कराती थी। तो हम मान लो 3 घंटे का बाइक पे गए, और वहाँ जा कर के एक इनके घर के पास में ही जो है एक मस्जिद थी, तो वहीं पे एक पेड़ था, तो वहाँ इनको बुला लेते थे। फिर हम गए, फिर 10-15 मिनट जो भी टाइम मिलता था तो बातचीत करके फिर देन वापस जो है बोल लेते थे वापस। वो क्या बात है, 15 मिनट में क्या वैसी बातें होती हैं? हाँ, ये भी सही है। वो एक ऐसा है कि वो 15-20 मिनट उसके बाद में जो इसके भाई और वगैरह है, वो जो अभी छोटा है, वो इनसे छोटा है, वो बड़ा उग्र प्रवृत्ति का व्यक्ति अच्छा, है। ओहो। तो वो बोलता था नहीं, बिल्कुल नहीं मतलब अलाउ फिल्मी कहानी करेंगे। थी पूरी तरीके हाँ, से। लंबी कहानी, मतलब बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में था, बड़ा मिलने नहीं देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो बट क्या होता था कि उसी के बीच में इतना ही टाइम मिलता, कभी आधा घंटा मिल गया, या इनके जब नेक्स्ट टाइम में गए तो इनकी बुआ के लिए वहाँ पे बुलाया, तब फिर थोड़ा टाइम ठीक से मिल जाता था। उनकी सोच रहती थी कि शादी के बाद ही मिलना चाहिए लड़का लड़की, जी बिल्कुल, पहले नहीं मिलना चाहिए। पुराने जो ख्यालात में पर लोग आप जो हैं 5 इयर्स एंगेजमेंट रखोगे तो फिर उसमें पॉसिबल नहीं है कि वो जी एक दूसरे से ना मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने तो किया भाई, कमिटमेंट तो कर दिया, हाँ अब जी। जो है वो दोनों तरफ से बात है। हाँ, कमिंग बैक टू द कमिटमेंट, ये बात सच है कि 5 साल में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत से आए। हमारी तरफ से भी आए, इनकी तरफ से भी आए। इनकी तरफ से मतलब कुछ लोग होते हैं कि ऐसे नहीं यार क्या है, अभी तो लड़का पढ़ रहा है और अच्छा तुमको रिश्ता मिल जाता। वो इधर से भी बोल रहे थे, हम इधर से भी बोल रहे थे, बिल्कुल। तो वो सब जिग जैग चल रहा था। कोई अगर ऐसा बीच में आता होगा कि जो कह देता होगा कि नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, कोई भांजी मारता होगा, तो बड़ा बुरा लगता होगा आपको। हाँ, तो परिवार में ही होते हैं वो लोग, दूर से नहीं आते हैं। तो ये सही कहा कि वो बाजी मारने वाले होते थे। वो आकर के वो मेरे मम्मी को कुछ बोल दिया, फादर को कुछ बोल दिया, उधर से इनके फादर को कुछ बोल दिया, तो ऐसा चलता रहता था। तो एक मतलब अभी तो मैं बोल सकता हूँ ओपनली, तो इन्हीं के परिवार में किसी ने बोला भाई अभी ये लड़का पढ़ रहा है, तुम इसको जो है उससे शादी करोगे, इससे बढ़िया जो भी कुछ खर्चा लगाओ, तो लड़का कुछ काम कमाता धमाता तो है नहीं, उसको कुछ लेके दे दो, कम से कम लड़की भूखी तो नहीं मरेगी। वो कम से कम यहाँ तक की भी बात चली। तो मैं उन शख्सियत से अभी जब कभी भी बात करता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी आप मिलते होंगे उनसे? हाँ, उनसे मिलते हैं तो हम बोलते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी आकर के। तो ये, और फिर प्लस क्या है कि मैं कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी में गया, तो यूनिवर्सिटी में जो कोएड में थे हम, तो वहाँ कई ऐसी सिचुएशन आई कि जहाँ पे ये लगता है कि हाँ नहीं भैया, मान लो ये पढ़ाई करें, अभी यहाँ पे करें, हम वहाँ करें, तो बट अंदर से एक जो आत्मा से आवाज आती थी, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। और उसको कि और आज के लिए जो आज का यूथ है जो डिसाइसिव नहीं है, उसका एक मेन कारण है दे आर मोर कंसर्न अबाउट द प्रोफेशन। वो अभी उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, और उसके बाद में फिर जो है कि एक टाइम आता है, एक स्टेज आती है, उस टाइम में दिमाग हावी हो जाता है आपके सेंटिमेंट्स पे, तो उसमें फिर वो डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। फिर देन यू फील कि यार पता नहीं ये इनके साथ निभेगी नहीं निभेगी, समथिंग लाइक दैट। और जब एक सर्टन एज में जब शादी हो जाती है तो वो निभनी है, क्योंकि बिकॉज अट्रैक्शन डिफरेंट मोड से है, डिफरेंट मोड से आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। प्रेमलता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि
बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक लड़की की, अपना घर परिवार छोड़ करके भी आती है। हाँ जी। तो उस समय पर जब आपने ये भी सुनते होंगे, जैसे कि चर्चा हो रही है कि भाई लड़का अभी कुछ कमाता नहीं है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो आपके मन में उस समय पे क्या चलता था? क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल की जो लड़कियां हैं, माफ़ कीजिएगा, उनको पहले से पहले ही एक अच्छा बैंक बैलेंस, लड़की की स्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, और जब वो हनीमून के लिए भी जाएं तो बड़ा मतलब कोई विदेश होना चाहिए। काफ़ी सारी हाँ ऐसी जी, हाँ रिक्वायरमेंट जी। होती हैं लड़कियों की आज के दौर में। आपके मन में क्या चलता था? आपने कैसे मतलब अपने आप को समझाया, या आपको लगता था कि ठीक है, मुझे लगता है कि जो बड़े कर रहे हैं वो ज़्यादा ठीक है, या आपके मन की क्या बात थी? नहीं, मुझे लगता था बड़े कर रहे हैं वो तो है ही है ठीक, लेकिन अभी तो लड़का पढ़ ही रहा ना, अभी तो स्टडी पूरी हुई नहीं है उसकी। ओके। बस स्टडी जब पूरी हो जाएगी तब देन दूसरा पड़ाव आएगा ना। हम्म। तो ऐसा कुछ मतलब ये अंडरस्टैंडिंग थी आपको? या थी। इनको ये भरोसा था कि लड़का पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, मतलब मेरे को मैं वो नहीं जी, छोड़ेगा। इतने ज्यादा मैं सपने भी नहीं देखती थी। जी, बिल्कुल। तो तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही हाँ कि जी। संतोष जो है वो सबसे बड़ा हाँ सुख है, जी, कि जी। मतलब ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं देख करके हाँ जी। लगा कि भाई जो भी होगा बट हम निभाएंगे। हाँ जी। ये तो शायद रहा ये होगा। जो ख्वाब देखने वाला जो पोर्शन है ना, वो मेरे पास ज़्यादा था। जी। एक्चुअली जब हमने शादी करे तो हम शादी ऐसे करेंगे, हनीमून पे ऐसे जाएंगे, और उसके बाद में विदेश घूमने जाएंगे। तो एक क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जैसे ही शादी हुई तो पहला काम मैंने किया कि पासपोर्ट बनवाया। ओके। और उस टाइम में मैं आज भी मेरे याद है कि वो सब कुछ इधर उधर से करके मैनेज करके बनता था, जल्दी से पासपोर्ट नहीं बनता था। और वो ऐसे पासपोर्ट बनवाया गया जैसे कि हम मतलब 1-2 महीने में ही जा रहे होंगे। तो अच्छा। वो दोनों का पासपोर्ट बनवा लिया। हाँ। और उसके बाद में वो इनिशियली आई थिंक 5 साल के लिए बना था, इफ आई एम करेक्टली रिमेम्बरिंग। तो फिर रिन्यू करवाया तुरंत से। 5 साल तक कहीं कोई मौका नहीं मिला। तो जब रिन्यू कराया उसके बाद से फिर कंटिन्यूसली आज आई थिंक मेरे ख्याल में 25-30 कंट्री हम घूम चुके होंगे। वाह, बहुत तो बढ़िया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाब देखे हुए तो तभी तो कुछ उसके पीछे लेकिन काम उसके साथ करोगे, मेहनत और प्रयास भी बहुत प्रयास जरूरी भी है जो आपने रहेगा। किया हाँ, होगा। जी। और एक ऐसा इंसिडेंट था कि हम जिस टाइम में नौकरी किया तो उस टाइम में जो हमारी पहली तनख्वाह थी उस तनख्वाह से ज्यादा हम जेब खर्च लेते थे। अच्छा। लेकिन ये डिसाइड कर लिया था कि आप नौकरी का आप घर वालों से एक पैसा नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उसको पूरा मैनेज करना जो भी आपका वो है, तो उसके हिसाब से एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी। एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी, और फिर ये स्टडी भी करते थे, साथ साथ शाम पढ़ना को भी है। क्लासेस भी ज्वाइन करते थे। वाह, क्या बात। तो क्या बात। नेक्स्ट सेल में यह है कि जो आज का यूथ ये कहता है कि नहीं अब वो उसके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है, ये नहीं है। अगर आपकी कमिटमेंट है और वो है तो आप मुकाम हासिल कर लेते हैं, कोई सेकेंडरी चीज है। विनोद जी, आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ कि शादी जब होती है तो लगभग 1 साल का पीरियड एक ऐसा होता है कि जिस समय पे बहुत सारी बातें नहीं पता लगती। आप जो है घर परिवार एक्शन इतना होता है, कभी आना है कभी जाना है, कभी दावतें हैं, कभी ये है कभी वो है, फिर आपके भी जीवन में नए व्यक्ति को समझ रहे होते हैं तो कुछ सारी चीज़ें निकल जाती हैं। समस्या बहुत सारे रिश्तों के अंदर शुरू होती है साल भर बाद समझ में आ जाता है कि भैया ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, और वहाँ पर धीरे धीरे फिर जो है कुछ जो बातें शुरू हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो एक लंबा सफ़र 33 वर्ष का समय जो है कोई मजाक नहीं है। तो आपके जीवन में भी क्या ऐसी चीज़ें आई, और अगर आई तो आपने कैसे उनको मैनेज किया? तो इस कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा, ये बात सच है क्योंकि बिकॉज 1 साल जब आप 5 साल मिलते थे पहले तो डिफरेंट रोल में मिलते थे। आप बनावटी नहीं कहूँगा बट एक जो है सपनों की दुनिया में आप रहते हैं, और जब एक साथ आप रहते हो तो एक दूसरे की प्लस माइनस चीज आपको क्लोजली पता चलता है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा ये स्वाभाविक सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप फिर उसमें क्या है, आप लग जाइए एक दूसरे के साथ मिल करके, कुछ आप चलिए कुछ वो चलेंगे, तो सफर जो है सफर ठीक से निकल जाता है। तो उसमें डिस्पेंड होने की जरूरत नहीं है। और मेरा ये है कि अगर हमको ये था कि भाई हमको
कॉलेज में देखते थे कि भाई बाल कटी हो, गोरी सी हो, तो आप इनके बाल लंबे थे तो हमने बाल कटवा लिए तो हम बोले वैसे ही बना देंगे। जी। इनको भी कुछ ऐसा होगा कि लगा कि हाँ नहीं ये चीजें हैं, तो हमने भी कोशिश किया उन चीजों को उसी ढंग से मतलब ये है कि डिमांडिंग मैं ही ज्यादा रहा वैसे। बिल्कुल अपने एक दूसरे के अनुसार अपने आप को स्वयं को ढाल लिया। ढाले जी। प्रेमलता जी, आपसे एक प्रश्न ये है कि जब लड़की आती है ससुराल, तो अधिकतर जो है हमारा भारतीय समाज है, हम कोई यूरोपियन या अमेरिकन कोई समाज से तो नहीं है। उसमें क्या है कि माता पिता भी होते हैं, परिवार भी होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, हसरतें भी होती हैं, और अपना जहान भी होता है, अपनी एक दुनिया भी होती है। उसके साथ सामंजस्य बिठाना जो है वो लड़की का ही काम होता है। तो आपके साथ कुछ ऐसी चुनौतियां आई, या आपके संस्कार इतने प्रबल थे कि आपने उन चीज़ों को ओवरकम किया? कैसे, मतलब क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियों को आती है दिक्कत ये। हमारी शादी हुई तब हम छोटे थे। ओके। तो शादी होके आए तो हस्बैंड ने, मम्मी पापा ने हमारा एडमिशन करवा दिया आदर्श कॉलेज में। अच्छा। तो हम कॉलेज जाने लगे। तन थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता था, सुबह उठ के उनका देखना, पेरेंट्स को देखना, उनसे भी हमें बहुत प्यार मिलता था। ओके। तो एडजस्टमेंट हो जाता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन आपने मतलब निभाया अच्छे हाँ, तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो इसी कड़ी में क्या है, इनके फादर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। ओके। और जब हम ये दिल्ली लेके आए, दिखा लेते हैं, तो जिस तरीके से इन्होंने सेवा की, तो वो आज भी मेरे वाकया ध्यान है जब उन्होंने कहा कि भाई ये लड़की नहीं, मेरा लड़का है। अच्छा, वाह। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सबके लिए एक प्रेरणा है। और मान लो किसी के भी माँ बाप हों, अगर मेरे हैं, इनके हैं, तो हमको उसी तराजू पे वो रखना चाहिए जी। कि अगर मान लो अगर आप इन शादी के अंदर अगर आप लड़की के माँ बाप को भी उतनी तजब्बो, उतनी रिस्पेक्ट और इतनी केयरिंग उसमें रखोगे आप, तभी ये बॉन्डिंग, तभी ये बॉन्ड बनता है, तभी एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव जो है जनरेट होता है। बिल्कुल नहीं अगर आप ऐसा कहीं भी इंडिस्क्रिमिनेसी करें, तो मेरा ये मानना है कि कहीं की थोड़ा अंदर बोले ना बोले, बट थोड़ा सा लगता है कि यार ये व्हाई दिस। विनोद जी, थोड़ा सिलसिला और आगे लेकर के चलते हैं। जब पहला बच्चा जब होता है घर के अंदर, तो बड़ा ही दुलारा होता है, बड़ी एक एक्शन घर के अंदर आ जाता है, रौनक बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट साइमल्टेनियसली क्या होता है कि अपना भी जीवन है, करियर भी है, और वहीं से ही कुछ चीज़ों की नींव शुरू होती है कि अब आने वाला जो भविष्य है बच्चों के लिए क्या, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने करियर की तरफ भी ध्यान देता है। तो बहुत सारे फ्रंट पे व्यक्ति जो है, मतलब दोनों लोग जो हैं बहुत सारे फ्रंट पे जद्दोजहद कर रहे होते हैं, संघर्ष भी कर रहे होते हैं। तो जब आपका पहला बच्चा जब हुआ तो क्या हालात थे, क्या स्थितियां थी, और किस तरीके से आपने मैनेज किया? तो जैसे शादी हमारी मतलब 5 साल तक जो है 91 में 5 साल तक रिश्ता रहने के बाद हुई। तो हमारा जो फर्स्ट इशू है वो लगभग 3 साल के बाद में हुआ। और हमने ये डिसाइड किया कि भाई अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सेटल हो लेते हैं। ये भी एग्जाम दे रही थी, मैं भी अपना साथ में कर रहा था, तो मतलब नौकरी में अपने आप को एस्टेब्लिश करना था। तो 3 साल तक हमारा फर्स्ट इशू नहीं हुआ। तो यानी ये कहिए कि 2 साल के बाद में वो स्टार्टिंग होगी मर्मरिंग कि भाई बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्या है, कोई दिक्कत तो है। तो माय मदर वाज सो पॉजिटिव, वो बोली कि अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। हम बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट एनीवे जो फर्स्ट इशू लगता है बड़े बूढ़ों को लगता है, हाँ बड़े बूढ़ों लगा भाई 2 साल हो गए, उसके बाद में कभी कोई। और आप प्लानिंग कर रहे थे? हम इंटेंसली और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये सोच रहे थे कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। बट जब फर्स्ट इशू हुआ वैशाली, जब उनका जन्म हुआ, तो हमने ये डिसाइड किया था कि अब सेकंड इशू नहीं होगा, फर्स्ट इशू को हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। एंड वो लड़की होने के बाद भी हमने एक बड़ी अपने हिसाब से उस टाइम में जैसी भी सामर्थ्य था तो एक अच्छी लेविस पार्टी दिया। तो लोग बोले यार लड़की में ये पार्टी दे रहा है तो लड़की हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो हमने बोला नहीं भाई कोई वो नहीं है, तो हमारे लिए तो लड़के जैसा ही है। तो अभी भी इसकी बैकग्राउंड में ये है कि वो वैशाली कई बार हम उसी से ज़्यादा उम्मीद और उसमें रखते, तो बचपन में कहीं यार मतलब आपको
ये करना है, वो करना है, ये उसी दृष्टि से जब देखते थे तो कई बार आज वो शिकायत करती है कि भाई आप तो बहुत, मतलब मैं पहले आपकी इच्छाएं पूरी करने में उसमें पूरा वो लग गया मेरा, वो बहुत जल्दी तो मैच्योर हो गई। बहुत जल्दी मैं मैच्योर हो गई। जी। बट उसका अदर पार्ट ये है कि पेरेंट्स को एक उम्मीद, और उसको वैसे भी गर्व होना चाहिए कि भाई लड़की होते हुए भी उम्मीद उसी से की जा सकती है तो पूरा ही कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी आपके वर्तमान में 2 बच्चे हैं, हाँ तो जी। बाद में फिर ये डिसाइड हुआ कि ठीक है भाई, एक बच्चा जो है वो अकेला, कई बार अकेला पड़ जाता है बच्चा, कई बार ऐसा लगता है कि भाई 2 होने ही चाहिए। विशाली लोनली फील करने लग गई जी, थी। बिल्कुल। जब आस पड़ोस में वो देखती थी तो वो 2 हैं, हम मैं एक हाँ, क्यों, ओह! मुझे भी चाहिए, दूसरे हुँ, एक भाई चाहिए हुँ, मुझे, हुँ। है ना। हमने फिर प्लानिंग किया तो तो उसकी- जब भी जिस भी मंदिर में जाती थी तो वो बोले, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे को भाई क्यों नहीं है। अच्छा। तो मैं दिवांशु जो 8 साल के बाद में फिर हमने ये निर्णय लिया, तो 8 साल तक जो है फिर दोबारा एक दौर आया। अच्छा, एक गैप था 8 साल 8 तक? साल का गैप अरे, था। क्या तो बात ये है। दोबारा एक ऐसा दौर है कि जिसमें फिर जो है शंकाओं का जो है उद्गम हुआ और कि भैया फिर क्या दिक्कत है। तो एनीवे, जब वैशाली जिस भी मंदिर में जाए वो मांगती थी तो कि भाई मेरा भाई क्यों नहीं होता। तो प्रभु की जो इच्छा थी तो उस टाइम में प्रभु की इच्छा इन द सेंस की जो हमारा माइंड डाइवर्ट किया कि नहीं चलो ठीक है, बेटी बोल रही है। और मेरी मदर भी बहुत वो थी कि नहीं अरे भाई, एक लड़की है, एक इशू तो और होना चाहिए, जो भी हो, समथिंग लाइक दैट। तो जब दिवांशु का जन्म हुआ तो मैंने आज तक भी मैं उसको बोलता हूँ कि इस दुनिया में तू है तो अपनी बहन की वजह से है, तो जिंदगी में इस बात को कभी भी मत भूलना। बिल्कुल जी। मैं एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि अक्सर ये कहा गया है कि पुरुष का जो भाग्य है वो स्त्री से बनता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आपको ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब हो जाते हैं तो बच्चों का भी भाग्य जो है वो हमारे साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो आप से दोनों से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी मोमेंट पर, किसी पॉइंट पर आपने ऐसा महसूस किया? तो ये बात सही है। मैं ये कहता हूँ कि जो भाग्य दोनों का साथ काम करता है, और अगर आपका 2 भाग्य मिल जाए तो डबल इंजन की सरकार हो जाती है। जी, बिल्कुल। तो आपका जो पार्टनर है उसका भाग्य भी मिल जाए और आपका भी मिल जाए, जिसको गण बोलते हैं वो ठीक ठाक से मिल जाए, तो मैं कहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार होती है। तो फिर इसकी ग्रोथ को कोई पकड़ नहीं सकता। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो दोनों बच्चे जिस तरीके से मतलब एक हमारे यहाँ मैं नौकर तो नहीं कहूँ, बट हमारे परिवार का सदस्य था गांव में, मेरे दादाजी का वो काम देखता था। तो जब रिश्ता हुआ तो उसमें इतनी समझ वो वैसे नहीं थी, मतलब समझ इन द सेंस कि वो बोले, मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई ठीक हो गया ना, बोला हाँ सब ठीक हो गया, एक चीज तो पक्का है विनोद। मैं बोला क्या? बोला देखो बाकी मेरे को नहीं पता, बट कम से कम इससे शादी करने के बाद में तेरे बच्चे बढ़िया पैदा हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? ऐसा वो कमेंट था। तो भगवान ने सब, मतलब थैंक्स टू हर और इस प्रभु की हो रही, दोनों बच्चे अच्छे ढंग से अपना कर रहे हैं और ठीक ठाक है। जी, बिल्कुल। विनोद जी, जब आप एक परिवार को लेकर के, जब परिवार सज जाता है, परिवार बन जाता है, तो उस समय पर कई ऐसे फ्रंट भी सामने आते हैं कि जिनका कोई लेना देना नहीं है। कई बार कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी आपके अपने घर परिवारों में, रिश्तेदारों में कुछ ऐसा शुरू हो जाता है कि भाई ये खुश क्यों है, ऐसा भी होता है। क्योंकि एक तो ये है कि व्यक्ति अपने तई, मतलब एक अच्छा कपल जो है अपना सामंजस्य बिठा करके अपने परिवार को सजा करके चलने की कोशिश में रहता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं मिल पाती हैं या उनका जीवन ऐसा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रॉकेट छोड़ते रहते हैं। तो इसी आपने सही कहा। तो इसी क्रम में मेरा जो मेन फोकस रहता था कि इसकी रेपुटेशन और इनका एक ये कि भाई बेबी इतनी अच्छी है, तो जो बुरे वाले जो कुछ कहना होता था वो मैं अपने ऊपर लेता था। अच्छा, ओके। कि भाई हाँ मान लो चलो मेरी मदर से एक बहुत अच्छा वो था, और वो आज है नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो एक इंस्पायरिंग लेडी थी। उनका आज मैं सोचता हूँ उस टाइम में, और ये फैक्ट है कि
जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो उसकी उतनी आप अहमियत नहीं देते। अहमियत नहीं समझते हो, उसको टेक इट ग्रांटेड लेते हो कि हाँ भाई ये आपको ये मिल रहा है। बट जब जाने के बाद में आपको पता लगता है नहीं यार उसको हर चीज़ में योगदान है। मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बट वो मतलब एक इंजीनियर से कम नहीं थी। वो चाहे मकान बनाने में हो तो वो ऐसे ऐसे आइडिया देती थी कि भाई आप सोच भी नहीं सकते कि यार इनके दिमाग में कैसा है, हमारे दिमाग में नहीं आया। और परिवार को जो बांध के रखने की जो हमने कला या जो हमारे अंदर जो संस्कार आए वो हमारे मतलब मेरे फादर से और स्पेसिफिकली मेरे दादा से आए कि वो उन्होंने पूरे परिवार को एक उसमें बांध के रखते थे। और वो हमेशा जब भी अभी कभी होता था तो थोड़ा बहुत भी जो नोक झोंक वो परिवार को लेकर के ही होती थी। तो उसमें क्योंकि ये भी पूरे परिवार में रही है, बट थोड़ा सा ये था कि इनका ये शिफ्ट हो गए थे वहाँ पे, तो हम पूरे ज्वाइंट फैमिली में काफी दिनों तक वैसे रहते थे। तो ये मैंने हमेशा ये कहा था कि भाई जो परिवार है ना, आप अपने लिए तो बहुत कुछ भी वो करें, बट उनके अगर सेंटिमेंट का उसका भी ध्यान रखोगे तो ये आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि अगर जब इस तरह की जॉइंट फैमिली हो तो उसमें पुरुष अगर अपने ऊपर ले ले कुछ बातों को तो बातें संभल सकती हैं। तो क्योंकि एक ये एक कटु सत्य है कि अगर मान लो जैसे शादी हो गया आगे और उसके बाद में क्या है कि अगर लड़का थोड़ा बहुत भी कुछ बोला, पहले ही ठीक था लड़का, हाँ। जैसे ही ये आई है उसके बाद से हमारे लड़के को बदल दिया। तो कभी भी अपने खून में कोई कमी नहीं देखता है, वो हमेशा दूसरे घर से जो लड़की आती है वो सारा ब्लेम सारा जो है उन्हीं के माथे पे मर देते। ये परंपरा काफी दिनों से चलती आई है। और परिवार में मैं नाम लेकर के वैसे नहीं, मतलब मेरे कजन चाचा वगैरह उसमें हमने ये देखा है कि उनके व्यवहार में अगर बदलाव आया तो वो बोलते हैं भाई वो 100 डेट के बाद शादी होते ही ना वो बदल गया, पहले बहुत ठीक था। बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है वो। और कई तरह के उपमाओं से भी उनको नवाज दिया जाता है। हाँ जी, ऐसे हाँ। व्यक्तियों को। यस बिल्कुल। तो जबकि ये है कि मैं जब कभी हमारे बुआ वगैरह से जब डिस्कशन होता है तो मैं बोला ये तुम्हारा भ्राता प्रेम बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, तुम सारा ब्लेम जो है वो उस पर डाल देते हो, तो ये ठीक नहीं है। मतलब ये सब पे एप्लीकेबल है, नॉट दिस थिंग। बिल्कुल। वो आप लोग करते हैं कि भाई नहीं वो लड़की आने के बाद में उसने वो चेंज कर दिया, तो इसका मतलब तुम्हारी फाउंडेशन ठीक नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ महिलाएं ऐसा भी है कि उनको ये बड़ा बुरा भी लगता है, जैसे कि कोई बात अगर हो भी गई है परिवार के अंदर हाँ जी। तो पब्लिकली जो है उसको नहीं कहना चाहिए या उसके साथ पब्लिकली साथ होना चाहिए, ऐसा कायदा कहता है। तो उससे क्या है कि उनका हौसला रहता है। आप कुछ कहना चाहें उसमें? सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। अगर बहू से कोई गलती हो जाती है तो सास अकेले में बैठ के उसको समझा सकते बता सकते हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी घर गृहस्थी चलती है, अदरवाइज तो बिल्कुल। वरना तो फिर ये है कि कहीं ना कहीं मन के अंदर एक गांठ जो है हाँ जी वो आ जाती है। तो अगर आप ये नेट सेल में अगर आप सम्मान करेंगे मतलब आपकी जीवन साथी का और उसको प्रोजेक्ट करेंगे, जबकि उसके बगैर तो आप कर नहीं सकते कुछ। तो आप अगर मान लो कहीं उनके मन में आई भी है, कहीं जो परंपराओं का निर्वाह करते हुए और कहीं कुछ कंस्टेंट आते हैं, तो आप ये उनको समझाओ कि नहीं भाई ये तो हम बाद में भी कर लेंगे, बट ये वाला काम अभी इस ढंग से जरूरी है, और उन्हीं के हाथों से कराओगे आप। तो जब अप्रिशिएशन जब आपके पार्टनर को मिलेगी, तो अगर कहीं थोड़ी बहुत अलाइनमेंट में या थॉट प्रोसेस में कुछ 19-21 होगा तो वो ऑटो करेक्शन मोड में चला जाएगा और आपका जो है जीवन वैसे ही सफल और उसी सेम प्लेटफॉर्म पे वो देर सवेर आ जाएगी। बिल्कुल। मौका तो बड़ा खुशी का है, लेकिन एक सवाल बनता है तो मैं जरूर पूछे बिना मानूंगा नहीं। अक्सर कपल जब जीवन की यात्रा में होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो पुरुष हैं वो हाथ उठा देते हैं, तो इस तरह की भी चीज़ें देखी गई हैं। विनोद जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति को कभी गुस्सा आए भी तो क्या करना चाहिए कि ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि अगर ये हुआ एक बार तो आजीवन के लिए कहीं ना कहीं जो स्कार है वो हमेशा रह जाता है। तो ये आपने बिल्कुल ये सही प्रश्न उठाया है और ये है विषय। तो गुस्सा आता है, जैसे मान लो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो बट मेरा गुस्सा थोड़ी देर के लिए है। ओके। अब भी इसको मान लो अगर मैंने कभी कुछ बोल भी दिया तो ये उसको उस पे आगे पीछे सोचती है, तो मैं कहता हूँ फिर मैं आधा घंटे के बाद में मैं उस चीज को कंटिन्यू नहीं रख सकता। मतलब उसको आपको आधा घंटे बाद में वो पैचअप करना ही करना है, चाहे कैसे भी वो हो, कैसे भी। तो अरे बोल दिया होगा यार, ऐसे उस टाइम में दिमाग, अब तो वो मेच्योरिटी आ गई। अगर इमेच्योर बिहेवियर में भी उस टाइम में भी बोलते थे तो
बट ये रहता था कि नहीं अब ये आधा घंटे तक नहीं बोली तो अब सहन नहीं हो रहा है जी। तो आपको मतलब आगे बढ़ करके उस चीज को वो करना है, मना लेना चाहिए, मना लेना चाहिए अपना। ठीक है, गलती होगी तो नहीं होगी तो उसकी है, इसकी मोमेंटरी था, हो गया, निकल गया, ठीक है, अपना निकल गया। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि भाई सोने से पहले ना लड़ना खत्म कर देना, नहीं, क्योंकि सुबह पता नहीं ना कि कौन उठे नहीं उठे। गुस्सा आ रहा है तो एक को शांत रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि एक को अगर गुस्सा आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति अगर शांत हो जाता है तो अपने आप जो है चीजें बन जाती है। एक दौर ऐसा भी आया होगा विनोद जी कि जब आपने गांव छोड़ा, परिवार छोड़ा, शहर में आ गए, बहुत सारी चीजें हैं, एक बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी होता है जब आपके माता पिता होते हैं, परिवार होता है, आना जाना, जो कि आज धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि ठीक है भाई अब तो हम शहरों के अंदर आ गए हैं, हम हर तरीके से धन धान्य से संपन्न हैं, यानी हर सुविधा हमारे पास है, अब हमें क्या लेना देना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो एक उनके लिए मैसेज भी है, नॉट थ्रू मी बट रियल सेंस में। आप ये मानिए कि बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है ना वो ऐसा शॉर्ट 100% गारंटी वाला विषय है कि वो आपको हमेशा फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। अगर आपने अपने परिवार में चाहे क्लोज सर्कल में या एक्सटेंडेड फैमिली में बुजुर्ग का अगर दिल दुखाया है तो वो भी आपको मतलब परेशान करेगा, वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आपके दिल में वो दर्द पैदा करेगा। अगर आपने उनके चेहरे पे खुशी एस्टेब्लिश कर दी और ऐसा भगवान ने आपको मौका दिया और आप उस पर खरे उतरे, तो ये मैं कहता हूँ कि ये आपको जिंदगी में, मैं इस बात का मतलब गवाह हूँ कि वो कहीं जाया नहीं जाता। मैं जैसे मेरी मदर इन लॉ वगैरह आती हैं तो मैं आज भी उनको कहता हूँ कि भाई नहीं, आपको ये मत भूलिए कि आप लड़की घर आए, ये आपका घर है, तो उनको कहीं महसूस नहीं होने देते। बिल्कुल, बहुत और अच्छी एक चीज ये भी है, अभी तो धीरे धीरे परंपरा खत्म हो गई है, लड़की के घर में अगर मदर फादर को जाते वक्त हिच आ गई तो मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं आपके संस्कारों में कमी है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपको ये इंश्योर करना है। आज शहरों में नहीं है लेकिन गाँव में आज भी है। तो आज भी ये इस तरह का मतलब ये लड़की के ऊपर विशेष रूप से निर्भर करता है। यस, जिस परिवार में गए हैं उस लड़का उसको उसी तरह से लिबर्टी दे, ये भी एक, क्योंकि वो तो बेचारे वैसे भी बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि दामाद के घर का या ससुराल का तो पानी भी नहीं पीना हमें लड़की के लिए, तो ये इस तरह से भी सोचते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप अगर घर से चलने के बाद में वापस जाने के बाद में उनको ये लगे कि मेरे को लड़की के घर जाना है, मेरे को ये अरेंजमेंट करना है, वो अरेंजमेंट, तो धिकार है आपका जीवन। बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये कंफर्ट होना चाहिए भाई मैं अपने लड़के के पास जा रही हूँ, उससे ज्यादा कंफर्ट हो या वहां जाने के बाद मेरे को कोई चिंता नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही विनोद जी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब लड़की विदा हो रही होती है तो उसको कहा जाता है कि अब दो घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तो ये मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है लड़के को भी ये समझाना चाहिए कि ये दो घरों की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। बिल्कुल, जो कि ये नहीं होता है। ये जो लड़की के ऊपर सारा डिपेंड होकर के लोग चलते हैं कि भाई तुम्हारे ही हाथ में है, तो ये जो परंपरा, ये अब मैं कहता हूँ दोनों के हाथ में है। दोनों के हाथ में। आप खाली एक लड़की से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो तो पूरा ध्यान रखे और मैं आजाद हूँ, तो ऐसा नहीं, आपको उसका साथ देना पड़ेगा। और जहाँ भी है एक सामंजस्य स्थापित करके आपको सामाजिक जो दायित्व है और पारिवारिक जो जिम्मेवारियां हैं बहुत अच्छे से निभा सकते हो आप। उन्हीं से किस करेक्शन होती है, तो आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको कैलिब्रेट करते हो, आप सेटिंग करते हो। ऐसे ह्यूमन बिहेवियर है दोनों तरफ में। जब कभी आपको आए अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, आप करेक्टिव एक्शन लेते रहिए, तो सुहाना सफर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेमलता जी, आपसे सवाल है कि आपने तो विवाह किया था एक ऐसे व्यक्ति से कि जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, पैसे देने का कोई ठिकाना नहीं, यानी कह सकते हैं भाई बेरोजगार व्यक्ति है। आज आपके बच्चे जो हैं ईश्वर की दया से लंदन में आपकी बेटी है, बेटा भी आपका लंदन में है। दोनों बच्चे जो हैं एक सामान्य से बैकग्राउंड से निकल करके आपने अपने दोनों लोगों की मेहनत से आज आप लोगों ने वो मकाम हासिल किया कि बच्चे न केवल सेटल हुए बहुत अच्छी तरीके से, आप स्वयं भी सेटल हुए, एक लंबा सफ़र भी तय किया, बट लेकिन बच्चे भी आज विदेश के अंदर अच्छा कर रहे हैं। आपको ये जो पूरा का पूरा ये जो यात्रा जो है उसमें कैसे आपको लगा कि बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपके समय में कि आपने कई जगह पे अपने आप को
संभाला होगा, कई जगह पे अपना मन भी मारा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि बच्चा को आज विदेश में सेटल करना इतना आसान नहीं है। बेटी ने 12th पास कर लिया था तो उसको ड्यू में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, ओके। LSR में, और वो इको नर्स करके कर रही थी उसमें, तो उसको एक स्कॉलरशिप मिला था ओके। स्कूल की तरफ से। स्कॉलरशिप मिला था UK जाने के लिए, 15 डेज का वो था उसका। देन हमने उसको भेज दिया कि जाओ तुम देखो करो पहले। जब वो वापस आई वहाँ से तो उसने कहा कि मैं वहीं से पढ़ाई करूँ, मास्टर्स करके आऊँगी। ओके। तो हम इन्होंने भी यही बोला कि ठीक है तुम करो पहले, अच्छा देखो वो करो, हम भेज देंगे आपको। तो वो भी अच्छे अच्छे कॉलेज देखती थी, वो करती थी, रैंक देखती थी उनके। ठीक है, उसका सपना पूरा करने के लिए इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स करे, तो हो गया भगवान की दया से। बिल्कुल। तो इसी क्रम में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, जो इनके व्यक्तित्व का एक बहुत सराहनीय पार्ट है, वो ये है कि कोई भी डिमांड आ जाए बच्चों से या कोई वैसे तो बोला हो जाएगा। तो जैसे वो बोलते हैं तथास्तु, सब हाँ सब हो जाएगा। तो चिंता नहीं हाँ चिंता नहीं करने का। तो हम सोचते हैं यार ये तूने बोल तो दिया, सब हो जाएगा सब। तो प्रभु की कृपा से वो अब तक सब कुछ होता हुआ, कई कठिन परिस्थितियों में ऐसी स्थिति आई कि हम भेज नहीं पा रहे थे, कि वो जब टोटल जो देखा तो अब वैशाली ने जब एप्लीकेशन लगाया और वो बोले कि अब पापा जो है आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, बैंक स्टेटमेंट और वीजा के लिए लगेगा। जब उसने बैंक स्टेटमेंट देखी तो शी वाज वीपिंग। अच्छा। हाँ, वो बोली कि अरे इतनी ये आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप अगर ये ऐसा है तो मैं नहीं जाती। तो मैं बोला नहीं जाओगे? तो बोले नहीं कैसे जाएंगे, आपके खाते में तो इतने पैसे हैं। मैं बोला तू चिंता मत कर। तो ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां आई, प्रभु ने साथ दिया, तो कहीं भी कोई मतलब काम रुका नहीं, और बाकी चीजें जो चाहा प्रभु ने सब कुछ दिया। कि ये सोचा कि बेटी लंदन में पढ़ रही है तो उसी ने डिसाइड किया नहीं चलो इसको बेटे को भी मैं लेके जाता हूँ, उसको भी लेके गई। अब अच्छे से अपना चलो मान लो एक फ्लैट लेके रह रहे हैं। तो बड़ी असीम कृपा रही। और इन सब से ऊपर हम पे जो परिवार के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली के हैं, उन सब का एक अलग ही आशीर्वाद, स्नेह है, प्रेम रहा है कि नहीं यार ये इस लड़के का जो है ये काम होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। उनसे एक अच्छा ही निकलता था आशीर्वाद के रूप में। और हमेशा हमने चाहे कहीं भी हो उनकी भावनाओं की पूरी कदर करी। मैं ये मानता हूँ कि उन्हीं का ये आज फल होगा। प्रताप है, बड़े बुजुर्गों का प्रताप है। बिल्कुल। किसी भी फैमिली का, किसी भी व्यक्ति का ये एक सपना हो सकता है कि ठीक है हम एक गांव देहात के एरिया से हम उठ करके आते हैं, फिर हम शहर में, दिल्ली जैसे शहर में हम स्टैब्लिश होते हैं, अच्छा भला जॉब, रिस्पेक्टेड जॉब, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो अच्छी पढ़ाई करके उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भी जा रहे हैं। तो किसी का भी सपना ऐसा हो सकता है, जो कि आपसे बातचीत करके लग रहा है कि बड़ा अच्छा आपका एक सफ़र रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति आने के बाद ईश्वर से कुछ और मांगने का मन करता है? तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हमको भगवान ने बड़ा अच्छा अवसर दिया जी। तो हम ज़मीन पे बैठ करके भी पढ़े, बेंच पे भी पढ़े, देश में भी पढ़े, विदेश में भी पढ़े। तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ 10 पैसे के स्कूल में ही पढ़े हम, जो है 1000 रुपये की फीस भी दिया, 10,000 रुपये की फीस दिया, और लाखों में भी फीस दे के पढ़े। तो ये जो सारा क्रम जो चला, इसके बाद में कई बार ऐसा लोग होते हैं कि यार तुम जो है ना ये कर रहे हो, बट वो तो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आपने वहाँ पे ये किया, मैंने स्कूल में कुछ अच्छा काम किया, किसी की वैसे मदद कर दी, सर्कल में, रिश्तेदारी में, समथिंग लाइक दैट। तो लोग बोलते हैं यार कुछ भी कर ले तो, बट वो तो उसको कोई वो नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि उनका काम वो अपना जाने, बट हमको प्रभु इस लायक बनाता रहे, हम इसी ढंग से जो है काम करते रहे। और ये हमारा नेचर है, ये हमारी नेचर है जो हमको बदलना नहीं चाहिए। अगर हम ही बदल गए तो हम नहीं रहेंगे। इसी क्रम में क्या है कि अगर प्रभु से एक ही गुजारिश रहती है जो अब तक पूरा करता है कि जो हमको इस लायक बनाओ कि हम किसी के काम आ सकें, और कम से कम ये लोगों को जिससे मिलने के बाद में लोग ये न कहें यार अच्छा आदमी था, कहे ना कहे वो उनके निर्भर करता है, बट ये न कहे यार ये इतने बेकार आदमी से कैसे मिलवा दिया। तो इतनी सद्बुद्धि दे के रखे, और इसी इनका जो साथ रहा है, और हमेशा
उसी जो कहीं भी कुछ रहता है तो इनका उस टाइम में एक बड़ा अच्छी एडवाइस रहती है, तो उसी ऐसे चल रहा है कि अब तक तो आया नहीं, बाकी आगे प्रभु की इच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अच्छे कर्म करते रहो तो भगवान तो सुनेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि 50 साल, अभी तो 33 साल हुए हैं, तो 50 साल में गोल्डन जुबली जो है लोग मनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सफ़र इस तरह से जारी रहेगा। तो इसमें जो 50 साल वाला एक वो है, मेरी मैं हमको 25th जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करना था, तो बच्चों ने सारा कुछ अरेंजमेंट करके रखा हुआ था, और नेक्स्ट उसमें ही मेरी मदर फादर की 50th मैरिज एनिवर्सरी आ रही थी। तो मैंने बोला यार ये उसी टाइम ये करेंगे, और बल्कि वैशाली मेरी बेटी ने तो पूरा सब लोगों से इंटरव्यू लेकर के वो पूरा एक बैकड्रॉप में काम करके रखा हुआ था। वो आज भी शेयर नहीं कर रही कि वो कहाँ पे वो है, तो वो मैंने नहीं किया, वो दोनों बड़े अपसेट रहे कि आप ऐसे ये कर देते हो, और भगवान की जो भी मर्जी रही हो, मेरी मदर एक्सपायर हो गई। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि जो काम जिस टाइम में हो उस टाइम में कर देना चाहिए, तो उसको वेट नहीं करना चाहिए। तो जब 32वीं हो, 33वीं करेंगे, 34वीं करेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक जो चल गया। तो किसी को कोई भी साल बिना उसके लिए छोड़ना नहीं है। हंसते खेलते ही जिंदगी गुजर जाएगी, बिल्कुल चलती रहेगी। विनोद जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन समय की सीमा है, इसको वाइंड अप करने का समय है। जाते जाते मैं आपसे ये अपने युवाओं के लिए, जो हमारे यूथ है, जो नौजवान हैं, जो अभी उस दहलीज पर हैं कि वे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनहिबिशन है, डर है एक मन के अंदर कि भाई इसमें कूदे नहीं कूदे क्या होगा। अब 33 वर्ष गुजार करके एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं कि जिससे कि वो एक स्वस्थ जीवन, एक अच्छा जीवन जी सके? तो मैं संदेश देने वाला तो कुछ नहीं हूँ, बट मैं अपनी ये कह रहा हूँ कि 33 साल के बाद में भी आज मैं बीवी के साथ में बैठ के हंस रहा हूँ, तो ये इससे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एंड सेकेंडली जो है, आप ये देखिए कि आप अपने कर्म करते जाइए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये उतार चढ़ाव आते हैं। आपने किसी के साथ में 5 साल लोग आज गए, नया एक कंसेप्ट आ गया लिविंग रिलेशनशिप, पहले से 5 साल 4 साल जानिए आप, सब अच्छा है, बट उसके बाद में भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उससे पहले ही कर लो आप। अगर आपने वो चीज ठान ली है, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा मुकाम नहीं है कि जहाँ आपको ये लगता है कि नहीं बन पाएगी। हाँ, धैर्य बहुत जरूरी है। आपको जो है दोनों की तरफ से धैर्य रहना चाहिए। आप रिस्पेक्ट करिए, धैर्य रखिए, तो उसके बाद में सफर सुहाना रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जब जब आपकी इच्छा जागृत हो, मान लो कभी ये लगे ये वेस्टर्न ड्रेस पहने, ये पहने, तो चुपचाप अपना आकर के धीरे धीरे करके मना लीजिए। कुछ वो बदल जाएंगे, कुछ आप बदल जाओगे, तो सफर ठीक चलता रहेगा। तुम चलो, एक कदम हम चले, तो ईगो नहीं होना, ईगो नहीं होना। हाँ, तो आप ये नहीं है कि भाई ये तो मेरी लाइफ है, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस, आप ये क्यों इसमें मेरे पे थोप नहीं सकते। तो आप वो थोपना नहीं है, एक दूसरे की भावना की रिस्पेक्ट। उसने किसी दिन बोल दिया नहीं आज आप तो ये पहन लीजिए, तो उस दिन आप उनका भी रिस्पेक्ट कर लीजिए। और जिस दिन उनको आपको लगा कि मेरे को आज इसको इस उसमें परिधान में देखना है और वो उसी परिधान में आ जाए, तो उससे बड़ा काम नहीं हो सकता। तो ये सफर जो है युवा का, जो जितनी ज्यादा अप्रेंसिव हो रहे हैं वैसा है नहीं, क्योंकि क्या है, जो एज समय के बाद में, यानी जो 30 साल के आसपास में जब वो शादी कर रहे हैं, तो उसमें दिमाग जो है, मैं यही बार बार कहता हूँ, वो आपकी भावनाओं पे, उस पे लॉजिक पे, उस पे हावी हो जाता है, उस पे हावी हो जाता है। बिल्कुल। प्रेमलता जी, आपसे लास्ट सवाल कि जो हमारे जो नौजवान हैं, यानी विशेष तौर पे लड़कियों से आप कुछ कहना चाहें कि पति नाम का जो जीव है या प्राणी है, तो वो क्या है, डरने की ज़रूरत नहीं है, या कैसे संभालना है, थोड़ा सा हमारी जो नौजवान युवतियां हैं उनके लिए कुछ कहना चाहें आप? ये पति नाम का जीव जो है ना, ये बहुत ही प्यारा होता है। जी। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, जिंदगी निकल जाएगी। जिंदगी निकल जाएगी। आपने गागर में सागर भर दिया, बहुत संक्षेप में आपने समझा दिया कि बड़ा प्यारा जीव है। तो निश्चित रूप से यही मान करके चले, तो मुझे लगता है कि जीवन की राहें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। जी। आप दोनों को एक बार पुनः बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने 33 वर्ष पूरे किए हैं इस थैंक यू। इस मेला में। आपकी बहुत बहुत आपका स्वस्थ
शरीर बना रहे, प्रसन्न रहें, आप खुश रहें और जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और MS टीवी से जो आज आपने अपनी दिल की बात साझा की है तो बड़ा अच्छा लगा है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा और उनको भी एक अच्छे जीवन को जानने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रेमलता जी, जिनके साथ हमने ये बातचीत की है। अक्सर जब आप वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत सारे इनोवेशन आपके मन के अंदर होंगे, डर होंगे, भय होंगे कि आप उस जीवन को किस तरीके से जिएंगे। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, बहुत सारे लोग आपको धमकाएंगे, आपको अलग अलग विचारधारा के साथ जोड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसा कि उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलेंगे और उसी तरीके से ये जीवन का खूबसूरत सफ़र तय हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल जीता जागता आज आपने देखा है। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।